नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, एसकेडी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं लेके आता हूं आपके लिए मजेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। इसी कड़ी में आज मैं लेके आया हूं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में इतिहास की एक पुस्तक है, भारत और समकालीन विश्व भाग 2, उसका तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर के अंदर भूमंडलीकृत विश्व का बनना उसको कंप्लीट करेंगे वन शॉट। साथियों, आपको मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा पुराना चैनल था एसकेडी जी के ट्रिक्स, जिसके अंदर मैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान और साइंस के वीडियो डालता था, वो चैनल किसी कारण से अब डिलीट हो गया है। और पिछले 3 महीने से मैंने इसको बचाने के भरपूर प्रयास भी किया था, लेकिन नहीं बचा पाया। 17 जुलाई को वो डिलीट हो गया था और अब उसकी संभावना नील बट्टा नील है। तो मैं अब रेगुलर इसी चैनल पर वीडियो अपलोड। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। देखो, इस टॉपिक को अपने 3 भागों में बांटा है। 19वीं सदी, 19वीं सदी से पूर्व और 19वीं सदी के बाद की प्रमुख घटना, इनके बारे में इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को कवर करने वाले। देखो, जो 19वीं सदी से पूर्व है, इसके अंदर भारत और चीन बहुत ही ज्यादा डेवलप होता है, उनका बहुत ज्यादा विकास। 19वीं सदी के अंदर यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग आते हैं और वो धीरे धीरे डेवलप की ओर चला जाता है। 19वीं सदी के बाद में, यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है। तो इन्हीं चीजों को आज अपन टॉपिक वाइज और ट्रिक के माध्यम से अपन याद करने। 19वीं सदी पूर्व के अंदर अपन पहले पढ़ेंगे रेशम मार्ग के बारे में, भोजन की यात्रा, बीमारी, विजय और व्यापार। ठीक है। और 19वीं सदी के अंदर अपन विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, कोरोलो के बारे में पढ़ेंगे, उपनिवेशवाद, रिंडरपेस्ट बीमारी है उसके बारे में पढ़ेंगे, भारतीय व्यापार और उपनिवेशवाद के बारे में, गिरमिटिया जो मजदूर थे उनके बारे में पढ़ेंगे, तकनीकी की भूमिका। ये सब क्या है, 19वीं सदी के अंदर अपने क्लास 10th के अंदर दे रखा है, उसको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में 19वीं सदी के बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कौन कौन सी संस्थाएं आगे आई और उसका क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में अपन चर्चा। यदि आपको इन टॉपिकों को याद रखना है, समरी आपको याद रखनी है, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। व्यापार बिखरा अर्थ के ऊपरी भाग तक, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है। ये 3 लाइनें अलग अलग कलर में दे रखी है। व्यापार बिखरा या बिखरे, ये है पूर्वी सदी का, 19वीं सदी से पूर्वी। अर्थ के ऊपरी भाग तक यानी उत्तरी भाग तक, ये आ गया आपका 19वीं सदी का। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्या क्या चेंजिंग आता है, ये आता है उसके। तो ये 3 है, आपको ट्रिक से याद रखना है। देखो, बिखरे से यहाँ पर देखो आप, व्यापार से तो व्यापार के बारे में पढ़ना है, बी से बीमारी का, ख से खाद्य और रे से रेशम मार्ग के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन व्यापार बिखरे, इसको अपन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो व्यापार के बारे में पढ़ेंगे, बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, खाद्य के बारे में पढ़ेंगे और रेशम मार्ग के बारे में। देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार अपन देखेंगे भूमंडलीकरण होता क्या है, किसे कहेंगे अपन भूमंडलीकरण। तो इसका निचोड़ होता है दुनिया का आपस में जुड़ना, यानी पूरा विश्व है वो आपस में कैसे जुड़ते हैं। अभी तो क्या है, अभी तो अपने पास व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है बहुत सारे, इसके अलावा फोन है, एरोप्लेन है। उस जमाने में अपने पास ऐसे कौन से साधन थे जिसके कारण पूरा विश्व है आपस में जुड़ गया था, और एक देश से दूसरे देश में लोग क्यों गए, ऐसी क्या मजबूरियां थी, उसके बारे में अपन चर्चा करने। अब इसको देखो, समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। ठीक है। इसमें देखो 3 कारण है। कोई व्यक्ति ए है, वो बी स्थान पर चला गया। ठीक है। मान लो ये भारत है और या अमेरिका है, यूरोप है, कोई सा देश है या दूसरा राज्य है, यहाँ पर ये जा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्यों जाए। देखो, क्यों जाएगा, अगर जाएगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और क्या प्रभाव पड़ने पर उसको क्या आवश्यकता पड़ेगी, किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ये 3 चीज़ों का अपन को उत्तर मिल जाएगा। तो अपने इस चैप्टर को कवर कर। तो क्यों जाएगा, देखो सबसे पहले जाएगा वो रोटी कपड़ा और मकान, यानी अपनी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अब इसके अंदर देखो भोजन आ गया, वो ये भोजन के लिए जा सकता है, यानी उसको खाने को नहीं मिल रहा है, उसकी भोजन की पूर्ति नहीं हो रही है, तो पूर्ति करने के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। अगर वो बेरोजगार है तो मजदूरी के लिए जाएगा, अगर वो व्यापारी है, कमाना चाह रहा है तो व्यापार के लिए जाएगा, अगर धर्म प्रचार करने वाला है तो धर्म के लिए जाएगा, और मौज मस्ती वाला आदमी है तो यात्रा करने जाएगा। यानी कोई आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो वो भोजन के लिए जाता है, या मजदूरी करने के लिए जाता है, या अपना मुनाफा कमाने के लिए व्यापार करता है, धर्म प्रचार कर सकता है, या फिर वो यात्राएं कर सकता है कुछ जानने के लिए या अपना मनोरंजन करने के लिए। अब इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। क्या प्रभाव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। यदि वे व्यक्ति ए है, बी स्थान पर गया है, तो सीधी सी बात है, ये यहाँ की जो संस्कृति है वो साथ लेके जाएगा, यहाँ की जो तकनीकी है वो साथ लेके जाएगा, यहाँ पर वो क्या खाता है वो चीज़ साथ जाएगी, यहाँ पर कोई बीमारी फैल रखी है वो साथ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया।
कि मतलब क्यों जाएगा, भोजन, मजदूरी, व्यापार, धर्म प्रचार, यात्रा के लिए जाएगा। अगर जाएगा तो उसके साथ उसकी संस्कृति यानी उसका रहन सहन, क्या पीता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, वो चीज़ें भी साथ जाएगी। उसकी तकनीक, काम करने का तरीका उसका साथ जाएगा। भोजन कौन सा करता है, क्या चीज़ खाता है, वो उसके साथ जाएगी। उसके साथ साथ में वहाँ की जो बीमारियाँ हैं वो भी उसके साथ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यात्रा हो गई एक तरह से। ठीक है, अभी आवश्यकता क्या है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसको साधन की आवश्यकता होगी, सुविधाओं की आवश्यकता होगी और मार्ग की आवश्यकता होगी। जाने के लिए उसको मार्ग चाहिए, उसको सुविधा चाहिए, किससे जाएगा वो, उसके पास क्या साधन है उससे जाएगा, और उसको साधन चाहिए। अब देखो ये चीज़ें मैंने क्यों समझाई कि क्यों जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या आवश्यकता है। होता क्या है, यूरोप के अंदर 19वीं सदी के अंदर क्या होता है, यूरोप के जितने भी लोग हैं वो पूरे देश में फैल जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं। कोई कहीं कमाने के लिए जा रहा है, कहीं व्यापार करने के लिए जा रहा है, शिफ्ट होने के लिए, वहाँ रहने के लिए जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका बहुत सारे कारण है, अभी उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन 19वीं सदी के पूर्व की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में। और इसको अपने याद रखा था, व्यापार बिखरे ट्रिक के माध्यम से, व्यापार के बारे में, बीमारी के बारे में, खाने के बारे में और रेशमी मार्ग के बारे में। तो इसको अपन उल्टा लेंगे इधर से, सबसे पहले लेंगे अपन रे वाला पार्ट। ठीक है, तो रे के अंदर आ गया अपना रेशमी मार्ग या सिल्क रूट बोल सकते हैं इसको। तो इसकी परिभाषा क्या है, पुराने समय में व्यापार करने का एक मार्ग जो पूर्वी देशों को पश्चिमी देशों से जोड़ता था। ठीक है, ये है यूरोप और ये है एशिया। ये पूर्वी है, पूर्वी देश आ गया जिसके अंदर एशिया है, ये पश्चिमी देश जिसके अंदर मेन यूरोप है। ठीक है, तो इन दो देशों को जोड़ने वाला मार्ग, इधर से इधर जोड़ने वाला मार्ग है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेशमी मार्ग। क्यों बोलते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में इन रास्तों के तरह इन मार्गों के द्वारा रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया रेशम मार्ग। पहले क्या होता था कि जो यूरोप के लोग हैं वो, ये जो यहाँ पर एक साम्राज्य होया करता था, ओटोमन साम्राज्य, तुर्की है वो फैला हुआ था। यहाँ से उनको पार करते हुए और खाड़ी से होते हुए या तो वो भारत आते थे, या फिर सीधा यहाँ से यहाँ आते थे, या फिर एशिया के दूसरे भाग जैसे चीन है यहाँ पर आते थे। और यहाँ से क्या करते थे, ये यहाँ से सोना चांदी लेके आते थे, बदले में यहाँ से रेशम और मसाले, गर्म मसाले वो लेके जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि रेशम मार्ग क्या है। देखो उसको और समझने की कोशिश करते हैं। ये रेशमी मार्ग है और ये पश्चिमी देश है, ये पूर्वी देश है, इसमें यूरोप आ गया और उसमें एशिया आ गया। अब जो पश्चिमी देशों वाले लोग हैं वो सोना चांदी लेके आते थे यहाँ पर, और उसके बदले में रेशम और गरम मसाला लेके जाते थे। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा होगी उसकी कि पुराने ज़माने में या पुराने समय में व्यापार करने का एक मार्ग जो पूरे देशों को पश्चिमी देशों से जोड़ता था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस तरह से लिखनी है पॉइंट टू पॉइंट। पुराने समय में व्यापार करने का एक मार्ग जो पूरे देशों को पश्चिमी देशों से जोड़ता था, एक पॉइंट तो ये हो गया। रेशम का अधिक व्यापार होने के कारण इसे मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ गया था। पश्चिमी देश सोना चांदी लेकर आते थे, बदले में रेशम लेकर जाते थे, ये पॉइंट हो गया। मतलब वही चीज़ें है, ईसा युग की शुरुआत से पहले अस्तित्व में आया था, यानी बहुत पुराना है। ईसा युग शुरू हुआ था उससे पहले ये मार्ग था और 15वीं सदी तक ये बना रहा था। ठीक है, ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों से इसी मार्ग से फैला हुआ था, यानी जो प्रमुख धर्म है भारत के, इससे दूसरे देशों में गए थे वो इसी मार्ग के द्वारा गए थे। ये चीज़ें आपको इसमें लिख। अब क्या होता है, देखो ईसा सदी से लेके और 1453 1456 तक ये मार्ग बना हुआ। 1453 के बाद में क्या होता है कि जो यहाँ पर एक साम्राज्य होता है बड़ा, ओटोमन साम्राज्य, जो अभी तुर्की के नाम से जाना जाता है, ये क्या करता है, यूरोपीय लोग जो ईसाई थे उनको यहाँ से भारत आने या इधर चीन जाने के लिए इस राज्य से गुजरना पड़ता था और उनको इसको टैक्स देना, इसके बदले में क्या हो, उनसे टैक्स लेता। तो यूरोपीय लोग क्या करते हैं, नए नए रास्ते खोजते। तो इनमें दो आदमी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक तो है कोलंबस, ये क्या करता है, भारत को और चीन को ढूंढने के लिए इधर से अपना रास्ता खोजता है, दूसरा रास्ता देखता है कि भाई इधर से कहीं पहुंच जाए तो। लेकिन ये क्या है, भारत नहीं पहुंच जाता कहाँ है, अमेरिका। ठीक है, तो 1492 में क्या करते हैं, कोलंबस है वो अमेरिका की खोज, और पहली बार जो बहुत सारी फसलें होती है, बहुत सारा भोजन होता है, आलू मिर्च टमाटर वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनका पता चलता है, यानी उनसे पहले यूरोप के लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। दूसरी घटना होती है वास्को डे गामा। ये क्या करता है, भारत को खोजने के लिए यहाँ से निकलता है और ये अफ्रीका को चक्कर काटते हुए भारत पहुँचता है। तो ये भारत की खोज कर, बच्चों भारत की खोज करने का मतलब ये नहीं है कि भारत पहले अस्तित्व में था ही नहीं, भारत तो पहले भी था हिंदुस्तान के नाम से, लेकिन उसने समुद्री मार्ग खोजा, यानी यूरोपियन लोगों के लिए ये नया था, नया रास्ता ढूंढा, इसलिए बोला कि भारत की जो खोज है 1498 में हुई थी। खोज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं था, यहाँ रहता, यूरोपियों के लिए ये
अनजान था, ये नया रास्ता खोदा था समुद्री मार्ग। ठीक है, तो ये दो चीज़ें घटना होती है, रेशमी मार्ग से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो इन दोनों घटनाओं से बहुत ज़्यादा चेंजिंग आता है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड है वो हिल जाता है। अब इन घटनाओं से क्या होता है, नए नए क्षेत्र। अब दूसरा उदाहरण अपने दे रखा है कैसे खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ या भोजन की या खाद्य पदार्थ कह दो या भोजन की याद। अब भोजन कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता, जैसे ये चीन है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है अपने पास चीन का। यहाँ पर क्या चलता है, नूडल्स चलता है। नूडल्स क्यों चलता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है भोजन, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो रास्ते के अंदर जो यात्री यात्रा करते हैं तो उसको तुरंत बना लेते थे, इसलिए क्या नूडल्स यहाँ पर चलता था। नूडल्स का मतलब है अभी अपने माने तो मैगी, यानी मैगी टाइप में मैगी को तुरंत बना लेते हैं, वही चीज़ है। अब ये नूडल्स क्या है, पश्चिमी देशों में जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इसमें कुछ चाट मसाले अलग से डाल के और उसका थोड़ा मॉडिफाइड करके और इसको बोलते हैं स्पेगेटी जन्म, और ये भारत में आके सेवैया के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब चीन में खाने वाला नूडल्स अब स्पेगेटी सेवैया के नाम से दूसरे देशों में भी फैल चुका है, यानी भोजन की यात्रा हो रही। तो इसके अंदर अपने दो उदाहरण दे रखा है, एक तो स्पेगेटी का और दूसरा आलू का। अपने व्यापार और यात्रा के कारण एक देश का भोजन दूसरे देश तक पहुंचना भोजन की यात्रा, यानी भोजन की यात्रा क्या है, व्यापारी या यात्रा करने वाले लोग अपना देश का भोजन दूसरे देश में लेके जाते थे, उसी को बोलते हैं अपन भोजन की यात्रा। इसके अपने पास तीन उदाहरण दे रखा है, एक नूडल का दे रखा है, दूसरा पास्ता का और तीसरा आलू का। ठीक है, तो नूडल्स का क्या है बता दिया अभी, चीन के अंदर होता है, ये चीन के अंदर होता है और दूसरे देशों में जाके इसका नाम चेंज होता है स्पेगेटी, और इस तरह से जो नूडल्स है वो यूरोपीय देशों में फैल जाता है। तो इसके अंदर नूडल्स का जन्म चीन में होता है। नूडल्स झटपट तैयार होने वाला खाद्य पदार्थ है, यानी मैगी है, मैगी को समझ लो वही चीज़ है। नूडल्स चीन से पश्चिमी देशों पहुंचे और वहाँ उन्हें स्पेगेटी का जन्म हुआ। इसके अलावा एक उदाहरण और है, वो है पास्ता। पास्ता अरब यात्रियों के साथ सिसिली इटली, यानी जो पास्ता था उसका जन्म अरब के अंदर हुआ था, और अरब के लोग जब इटली पहुंचे तो वहाँ सिसिली इटली पूछे तो वहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो इसकी भी यात्रा हो गई, कहने का मतलब पहले वहाँ नहीं चलता था, अब चलता है। तीसरा उदाहरण है इसका आलू का। ठीक है, तो ये 1992 में हो गया, 1492 यहाँ पर। ठीक है, यानी 1492 में अमेरिका की खोज होती है। 1492 से पहले अमेरिका के अलावा आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद इनके बारे में कोई नहीं, यानी भारतीयों को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। फिर क्या होता है, ठीक है, यानी 1492 में अमेरिका की खोज होती है, वहाँ से आलू, सोयाबीन, मूंगफली, टमाटर वगैरह ये पूरे विश्व में फैलता है। अब इसका एक उदाहरण दिया है कि आयरलैंड के लोग आलू पर पूर्ण निर्भर हो, यानी जिस आलू के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, आज दूसरे देश उस पर पूर्ण निर्भर हो चुका है, यानी भोजन की यात्रा हुई है। कहाँ से, अमेरिका से आयरलैंड पहुँच का, और आयरलैंड में इतना खतरनाक हो गया कि उस पर पूर्ण निर्भर थे वो। तो एक उदाहरण दे रखा है कि आयरलैंड में 1845 से 1849 के बीच आलू का अकाल पड़ता है, जिसमें 10 लाख लोग भूखमरी से मर गए। यानी 1492 से पहले यूरोप के लोग ये नहीं जानते थे कि आलू क्या होता है, और कुछ ही सालों बाद में वो पूर्ण उन पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं भोजन यात्रा में, कौन कौन से, नूडल्स, पास्ता और आलू। ठीक है, इसकी यात्रा के बारे में तो दो टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक है अपना विजय, बीमारी और व्यापार। ठीक है, यानी एक तरफ तो विश्व को जीतने की होड़ चल रही थी, दूसरी ओर बीमारियां फैल रही है, तीसरा है इस चीज़ का फ़ायदा उठा के लोग व्यापार कर रहे हैं। तो 19वीं सदी के अंदर दो कंपैरिजन बताया है, एक तो यूरोप का, दूसरा अमेरिका का। ठीक है, यूरोप की स्थिति क्या थी उसके बारे में देखो, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 19वीं सदी के अंदर क्या होता है, यूरोप के अंदर जनसंख्या बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। जनसंख्या जैसे बढ़ेगी, सीधी सी बात है, गरीबी बढ़ गई, गरीबी बढ़ी तो भूखमरी का साम्राज्य हो गया, सब लोग भूखे मरने लगे। बीमारी हो गई, खाने को नहीं मिल रहा है तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डाउन हो गया, तो उसमें बीमारियां भी फैलने लगी। और धार्मिक टकराव इतने ज़्यादा थे कि लोग रोज एक दूसरे को मार देते थे, नीचा दिखा देते थे, धार्मिक टकराव बहुत ज़्यादा था, बेरोजगारी थी दुनिया भर की। यानी अगर 19वीं सदी की बात करें, 19वीं सदी पूर्व की बात करें, अपन 19वीं सदी से पूर्व की बात करें, तो यूरोप की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। उस समय चीन और भारत का दबदबा था। ठीक है, अब एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ अमेरिका है, वो क्या है, विशाल भूमि थी, उस पर उपजाऊ भूमि थी, बेहिसाब फसलें बोई जाती थी, खनिज पदार्थ की भरमार थी। पेरू और मेक्सिको की कीमतें धातुओं का भंडार थे, चांदी की थी यहाँ पर क्या है, पेरू में और मेक्सिको में चांदी की बहुत बड़ी खानें थी। एल डोरडो में सोने का शहर जाने लगा था, यहाँ पर सोना निकलता था। ठीक है, बीमारियों से कोसों दूर थे। ये स्थिति है 19वीं सदी के पूर्व की। ठीक है, मतलब बहुत
अच्छी स्थिति है अमेरिका की। ये इधर भूखमरी थी यूरोप में, ठीक है। और भारत की भी स्थिति बहुत अच्छी थी, सोना की चिड़िया कहलाता था उस टाइम, क्योंकि सोना वहाँ से आता था, यहाँ से मसाले जाते थे। तो ये तो होगी इसकी स्थिति। अब होता क्या है, देखो जनसंख्या बढ़ रही है, काम है नहीं, लोग भूखे मर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, दूसरे देशों में जाने लगेंगे। और जैसे ही दूसरे देशों में जाएंगे तो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का भोजन है, यहाँ की बीमारियाँ हैं, वो दूसरे देशों में फैलने लगती है, ठीक है। यह तो इसका अंतर दे रखा। अब देखो इसके बारे में अपने चैप्टर 10 में क्या दे रखा है उसके हिसाब से। सबसे पहले विजय लेते हैं। पुर्तगालिन और स्पेनिश सेनाओं का आक्रमण शुरू कर दिया था, यानी 19वीं सदी से पूर्व एक तो पुर्तगालिन और स्पेनिश ये सेना ताकतवर और औजार थी, और दूसरे देशों को उपनिवेशवाद बना रही थी, उस पर कब्जा कर रही थी। युद्ध का तरीका जीवाणु और कीटाणु का हमला था, यानी ये जो युद्ध करते थे वहाँ पर जीवाणु और कीटाणु ले जाते थे, यानी बीमारियाँ फैलाते थे और उनको कमज़ोर कर देते थे, ठीक है। अमेरिका को उपनिवेश बनाने लगे थे, अमेरिका पर भी इस तरह से ही कब्जा करने लगे। अब एक बीमारी के बारे में अपन पढ़ेंगे, चेचक, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। यूरोप के लोग क्या है वहाँ पर गए, ठीक है। यूरोप में क्या थी उस टाइम में, चेचक की एक भयंकर बीमारी थी। इस बीमारी से बहुत लोग मारे गए थे। अब ये क्या है, ये लोग यहाँ के यूरोप के लोग हैं, वो काम धंधा करने के लिए बेरोजगार थे, तो वो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पर क्या है, ये जो चेचक बीमारी है वो सांस चली जाती है, और जिसके कारण वहाँ पर भयंकर ये बीमारी फैल जाती है, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर थी, रोग प्रतिरोध क्षमता थी, वो थी नहीं, क्योंकि कभी उनका चेचक से सामना नहीं हुआ। जबकि यूरोपीय लोग थे वो चेचक से उनके अंदर एंटीबॉडी बन गई थी, इसलिए उस पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था, और वहाँ के जो लोग थे इस बीमारी से ख़त्म हो जाते हैं, और यूरोप का यहाँ से दबदबा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ लिखिए, लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों में बीमारी से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, यानी अकेले थे, दूसरे देशों से संपर्क में नहीं आए, वहाँ कोई बीमारी थी नहीं। जैसे ये बीमारी गई और बहुत सारे लोग मारे गए। यूरोप के लोग चेचक के बार बार बीमार होने के कारण उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी थी। यूरोप के लोग बार बार बीमार हो रहे थे, जिसके कारण उसमें रोग प्रतिरोध इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। अमेरिका वाले लोगों में इम्यूनिटी थी नहीं, जैसे ये बीमारी फैली अमेरिका के लोग तो मर गए और यूरोप के लोगों पर कोई असर। जब चेचक की अमेरिका पूछी तो पूरी अमेरिका में तेज़ी फैल गई, जिसके कारण ज़्यादातर लोग काल के मुंह में चले गए, यानी बहुत सारे लोग मारे गए, और वहाँ पर से खाली हो गया वहाँ से, और उस पर क्या हो गया, यूरोप का कब्जा हो गया इनडायरेक्ट। अब जैसे ही वहाँ पर लोग मर जाते हैं, लोग रहते नहीं हैं, और जो भी रहते हैं उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है, तो यहाँ के यूरोपीय लोग यहाँ से व्यापार शुरू कर देते हैं। जब अमेरिका के लोग चेचक बीमारी से मर गए और लोग बचे, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए। अमेरिका के लोगों की कमी हो गई, वहाँ पर लोग रहे नहीं, तो वो युद्ध किससे करे, कुछ सैनिक वगैरह कुछ रहे नहीं। यूरोप के लोग वहाँ जाकर रहने लगे, लोगों की कमी हुई, काम करने वाले लोग नहीं थे वहाँ पर, तो यूरोप में थे, यूरोप में बहुत ज़्यादा लोग थे, तो वो क्या करते हैं, अमेरिका जाके शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छी फसलें और खनिज संपदा को देकर व्यापार शुरू कर दिया। अब वहाँ पर जाते हैं, वो पर अच्छी कमाई होती है, और उनको पता है कि यूरोप में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो व्यापार शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनने में अपना 3 पार्ट भागा था, एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है, दूसरा पार्ट है 19वीं सदी के अंदर की जो प्रमुख घटना है। 19वीं सदी का मतलब है 1800 से लेकर 1899 के बीच। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे 1815 से 1914। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था, ये ट्रिक अपन ने कंप्लीट कर ली। अब इस ट्रिक को देखते हैं एक बार। अर्थ के ऊपरी भाग, अर्थ का मतलब है अर्थव्यवस्था, कॉर्न लॉ, उपनिवेशवाद, रिंडरफेस्ट, भारतीय उपनिवेशवाद और व्यापार, गिरमिट या मजदूर और तकनीक, ये पॉइंट अपन को इसके अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लेंगे आज, विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। देखो 19वीं सदी की जो प्रमुख घटना है उसमें एक है विश्व अर्थव्यवस्था। विश्व अर्थव्यवस्था उदय का मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था थी उसमें मजबूती आई थी। अर्थव्यवस्था का मतलब है पैसों से है, यानी काम करने का तरीका, टेक्नोलॉजी, और उसका जो रहन सहन, बीमारियां वगैरह, इनसे निपटने के लिए जो ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था, यानी पैसों से है। अर्थव्यवस्था उदय होने से पहले क्या होता है, 2 चीजें इसका मुख्य फैक्टर होती है। एक तो होता है कॉर्न लॉ लागू, ब्रिटिश सरकार द्वारा मक्का के आयात पर रोक लगाने को कॉर्न लॉ के नाम से जाना गया 1800, ठीक है। और दूसरा है जनसंख्या में भारी वृद्धि, तो ये तो हो गया आपका कॉर्न लॉ। दूसरा होता है यूरोप में जनसंख्या में भारी वृद्धि। अब देखो जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब भोजन की डिमांड बढ़ेगी, सीधी सी बात है। एक घर में अगर 2 आदमी है वो खाना खा रहे हैं, एक घर में 10 आदमी है वो खाना खा रहे हैं, तो सीधी सी बात है जहाँ 10 आदमी है वहाँ पर ज़्यादा खाने की डिमांड रहेगी। तो जनसंख्या बढ़ने से खाने की डिमांड बढ़ गई, इधर कॉर्न लॉ लागू हो गया, बाहर से आयात नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के इन दोनों का परिणाम क्या होता है, भोजन की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। भोजन की कीमत बढ़ जाती है, यानी लोग भूखे मरने लगते हैं, उनको खाने के लिए खाना नहीं मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, परेशान होकर सरकार के
में विरोध में खड़े हो जाते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं। और इस घटना को देख के सरकार है वो कॉर्न लॉ को समाप्त करती है। ठीक है, देखो 4 चीज़ें हुई, जनसंख्या में वृद्धि हुई, कॉर्न लॉ लागू हो गया, तो भोजन की कीमत बढ़ गई, भोजन की कीमत बढ़ी, लोग परेशान हुए, इसका विरोध किया और कॉर्न लॉ को समाप्त कर देती है। ठीक है, ये घटना है प्रमुख। अब क्या होता है, इससे कॉर्न लॉ समाप्त होने से क्या होता है, देखो 2-3 चीज़ें हैं मेन। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से सस्ता अनाज आने लगा, यानी बाहर से अनाज आने लगा, लोगों को भोजन की डिमांड बढ़ी, तो डिमांड को पूरी करने के लिए क्या हुआ, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश थे वहाँ से अनाज आने लगा। वो अच्छा अनाज था और बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहा था, तो भोजन की कीमत है वो धीरे धीरे डाउन होने लगी। रेल लाइनें बिछाने लगी। अब जैसे अनाज का आयात हुआ तो बंदरगाह से लेकर फैक्ट्री तक या बाज़ार तक लाने के लिए रेल लाइनें बिछाई गई। रेल लाइनें बिछाई गई और इससे भोजन का अधिक आयात होने लगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। जैसे जैसे वहाँ पर डिमांड बढ़ने लगी यूरोप में, तो यूरोप में डिमांड बढ़ने लगी तो अमेरिका में भी डिमांड बढ़ने लगी वहाँ से, तो वहाँ पर मजदूर कम थे, तो यूरोपीय लोग हैं वहाँ जाके काम करने, यानी कुल मिलाकर उनके पास क्या होता है, एक रोज़गार का ऑप्शन खुल जाता है। रेल लाइन बिछाने के मजदूर चाहिए और खेती करने के लिए मजदूर चाहिए, तो मजदूरों की भी मांग बढ़ गई। दूसरी तरफ क्या होता है, भोजन मिलने लग गया, तो इससे क्या होता है, खाद्य सामग्री का मान थोड़ी सी उन्नति होती है, छोटे छोटे उद्योग पनपने लगते हैं बेकरी के। ठीक है, ये हो गया प्रमुख इसके पॉइंट। इसके अलावा ब्रिटेन में खेती होना कम हो जाता है। देखो एक तरफ तो क्या है, भोजन आने लगा, दूसरी तरफ है तो ये लो क्वालिटी की, तो इसको इस मक्का को कोई उगाना नहीं चाह रहा था, मजदूर यहाँ पर काम नहीं कर रहे थे, तो उनको मुनाफा नहीं हो रहा था, तो लोग बेरोजगार हो गए। भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, लोग शहरों की ओर प्लान करने लगे, खाने पीने की मांग बढ़ने लगी, खाने पीने की वस्तुओं का निर्माण हेतु उद्योग हुए, आमदनी बढ़ने। 2 घटना हुई है देखो बराबर पैरेलल में। क्या हुई है, देखो कॉर्न लॉ समाप्त होता है, जनसंख्या बढ़ जाती है। कॉर्न लॉ समाप्त होते ही क्या है, बाहर से अनाज आता है, तो यहाँ का जो ब्रिटेन के अंदर अनाज होता था उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू कम हो जाती है तो खेती में घाटा लगता है, घाटा लगता है तो खेती करना बंद कर देते हैं। खेती करना बंद होता है तो इसमें जो मजदूर लगे हुए थे वो बेरोजगार हो जाते हैं और वो शहरों में काम करने के लिए जाते हैं। शहरों के अंदर क्या है, बाहर से भोजन आ रहा है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से, तो वो क्या करते हैं, इसको बेकरी के रूप में उद्योग स्थापित करते हैं और वहाँ मजदूरों को ज़रूरत होती है। और इसी तरह रेल लाइनों में ज़रूरत पड़ने लगती है और बाहर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जहाँ खेती हो रही है वहाँ पर मजदूर जाने लगते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये जो रोजगार का और अर्थव्यवस्था का जो धीरे धीरे उदय होना लगता है यहाँ से। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी प्रमुख घटना। अब इसी चीज़ को आप लिखेंगे कैसे, वो देखो अर्थव्यवस्था में क्या लिखना है, यूरोप की जनसंख्या में भारी वृद्धि होती है, भारी वृद्धि से दूसरी ओर सरकार जमीन कॉर्न लॉ लागू करती है। 2 घटना हो गई, देखो जनसंख्या में भारी वृद्धि होती है और कॉर्न लॉ लागू कर देती है। तीसरा होता है टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है। इन तीनों चीज़ों से मिला के और भोजन की डिमांड बढ़ जाती है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मक्का के आयात पर रोक लग जाती है, भोजन की मांग बढ़ जाती है, भोजन की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, देखो यूरोप में भारी जनसंख्या हुई, खाने वाले बढ़ गए, कॉर्न लॉ लग गया तो बाहर से आयात नहीं हो रहा है, भोजन की कमी होगी, भोजन की कमी हुई तो भोजन की मांग बढ़ गई, मांग बढ़ी तो उसकी कीमत बढ़ेगी। अब लोग क्या होते हैं, उससे परेशान होकर और कॉर्न लॉ का विरोध करते हैं। विरोध करते हैं तो कॉर्न लॉ सरकार समाप्त कर देती है। जैसे कॉर्न लॉ समाप्त करती है तो बाहर से अनाज आने लग जाता है। अनाज आने से क्या होता है, रोजगार के साधन पनपते हैं, क्योंकि जैसे रेल लाइन वगैरह बिछाई जाती है उसके लिए उद्योग। दूसरी ओर ब्रिटेन में खेती होना कम हो जाता है, भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं शहरों में और वहाँ से क्या करते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। इस तरह से क्या होता है, खाने पीने की वस्तुओं के लिए उद्योग निर्माण स्थापित हो गए, यानी उद्योग हो गए, रेल लाइन बिछ गई, नई नई टेक्निक आ गई। इससे क्या अर्थव्यवस्था का उदय होने लगता है, लोगों की आमदनी बढ़ने लगती है, धीरे धीरे अधिक भोजन का आयात होने लगता है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मजदूरों की मांग बढ़ती है, यूरोप में करोड़ों लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर जाते हैं। 19वीं सदी के यूरोप में लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए जाकर बस गए थे यहाँ से। 1890 के दशक आते आते कृषि क्षेत्र में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की। अगला पॉइंट है अपना कॉर्न लॉ, मक्का का कानून, मक्का पर कानून। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मक्का के आयात पर रोक लगाना कॉर्न लॉ के नाम से जाना गया था। 1815 में ब्रिटेन ने मक्के कानून लागू किया था जिसमें गेहूं और जौ जैसे अनाज भी शामिल थे, यानी बाहर से अनाज, जो बाहर से मक्का आती थी उस पर रोक लगाई गई थी, उसी को कॉर्न लॉ के नाम से जाना गया था। अब इससे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा देखो कॉर्न लॉ है वो हट जाता है, कॉर्न लॉ हटने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे आज। देखो कॉर्न लॉ हटने से 3 बातों पर इफेक्ट पड़ता है मेन। एक तो खेती कम होने लगती है, दूसरा
अनाज है वो आयात होने लग जाता है, सस्ता अनाज है वो बाहर से आयात होने लगता है और अनाज के दाम गिरने लगते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। खेती, ब्रिटेन में खेती कम होने लगती है, अनाज का दाम गिरने लगता है और सस्ता अनाज है वो बाहर से आने लगता है। तीन चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, खेती कम होती है, क्यों होती है कि बाहर से अनाज आने लग गया, सस्ता अनाज आने लग गया। कॉलोनी लॉ हटते ही क्या होता है, ब्रिटेन के अंदर मक्का की खेती है वो कम होने लग जाती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि बाहर से सस्ता अनाज मिल रहा है और यहाँ का जो अनाज है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और ये महंगा पड़ता है। ठीक है, उत्पन्न करने में महंगा पड़ता है। अब इससे क्या होता है, कम होती है तो किसान है वो बेरोजगार हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, मजदूरी के लिए शहरों की ओर प्लान करने रहते हैं। यानी खेती कम होती है तो वहाँ पर जो किसान लोग काम कर रहे हैं वो फ्री हो जाते हैं, उनको रोज़गार नहीं रहता है, वो मजदूरी के लिए क्या जाते हैं शहरों में। शहरों में मजदूरों की भीड़ बढ़ती जाती है और रोज़गार के लिए विदेश चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, रोज़गार का अवसर प्राप्त हो गया। दूसरा है सस्ता अनाज का आयात होता है। तो इससे क्या होता है, आयात के लिए रेल लाइन बिछाई गई, मैं जो उद्योग धंधे हैं वो पनपते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, इससे क्या है, इसमें लोगों को मजदूरी मिलती है। ठीक है, तो रोज़गार के अवसर प्राप्त हो गए। तीसरा है अनाज गिरने से खाने पीने की वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी, भोजन का वह वस्तु निर्माण छोटे छोटे उद्योग खुल गए। अगर उद्योग खुले हैं तो उसको वहाँ पर क्या हो गया, रोजगार के अवसर मिल गए। अब इसके अंदर क्या है, कौन लोग का क्या प्रभाव पड़ते हैं, खेती कम होती है, एक पॉइंट तो आपको ये निकला है, सस्ता अनाज है वो का आयात होने लग जाता है, अनाज के दाम गिर जाते हैं। ठीक है, और इससे इफेक्ट पड़ के फाइनली जो चीज़ होती है वो रोजगार के अवसर मिलने लगे। अगला अपना पॉइंट रहेगा तकनीकी की भूमिका, यानी उस ज़माने में जो नई नई टेक्नोलॉजी आई उससे भूमंडल के त्विष में क्या फ़र्क पड़ा, क्या क्या चीज़ों में इफेक्ट आया, उसके बारे में अपन आज के इस टॉपिक में देखें। तो देखो, टेक्नोलॉजी आने से क्या होता है, यातायात और संचार के साधनों में बढ़ोतरी हो जाती है और ये आसान हो जाते हैं इसको। ठीक है, इससे क्या है, दुनिया में व्यापार बढ़ जाता है। नई तकनीक के सामने खाद्य पदार्थ दूर दराज बाजारों में सस्ती सुरक्षित तरीके से पहुंचाना संभव हो जाता है। यानी जो नई टेक्नोलॉजी आती है उससे सामान, खाद्य पदार्थ, उसको एक देश से दूसरे देश और बाज़ारों में ले जाना सस्ता हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है और उसको बिना नष्ट हुए, बिना खराब हुए आसानी से पहुंचाने लग जाते हैं। ठीक है, इस लोग से जीवन शैली में सुधार आया और दुनिया में अधिक जुड़ा है। पहला है यातायात और परिवहन में सुधार होता है। टेक्नोलॉजी से क्या होता है, यातायात और परिवहन के अंदर सुधार होता है। औपनिवेशिक के चलते हुए तेज़ रेलगाड़ियाँ, बड़े जलपोत जिसमें उत्पादों को दूर स्थान से बाजारों तक कम लागत पर पहुंचाया जाना संभव हुआ। यानी रेल टेक्निक के अंदर क्या हो गया, ट्रेनें चली, रेलें चली, जलपोत चले, इससे क्या है, जो व्यापार है उसमें स्पीड आ गई, जल्दी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने में दिक्कत नहीं आने लगी। मांस निर्यात में परिवर्तन हो गया। यानी पहले मांस के लिए क्या होता था, 1870 के दशक के तक क्या होता था, अमेरिका से पशुओं को लेके आते थे और वहाँ पर लाके उसको मीट तैयार किया जाता था यूरोप के अंदर। तो रास्ते में क्या है, एक तो वो जगह ज़्यादा घेरते थे, दूसरा क्या होता है, वो जानवर है रास्ते में ही बीमार हो जाते थे, उनका वजन घट जाता था या फिर वो मर जाते थे तारे थी। तो मांस निर्यात में परिवर्तन क्या होता है, 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप में केवल जीवित जानवर लेके आते थे। लेकिन रेफ्रिजरेशन यानी जो फ्रीज बोलते हैं अपन, वो आने से क्या होता है कि अब मांस को सीधे भेजा जाने लगा। वहाँ पर मांस तैयार करते थे फैक्ट्रियों में, वहाँ से डब्बे पैक करके और फ्रीज में रख के यहाँ बेचते, जिससे यात्रा का खर्चा कम हो गया और मांस के दाम भी गिर गए। अब यात्रा का खर्चा कम हो गया, लागत कम आ रही है तो उसकी रेट भी गिर जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है रेफ्रिजरेशन तकनीक का प्रभाव। इस प्रभाव टेक्निक जो आती है, फ्रीज की टेक्निक आती है, जलपोतों में बड़े बड़े फ्रीज लगते हैं, उससे क्या होता है, पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन तकनीक स्थापित होने से जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को लंबी यात्राओं पर भी भेजा जा सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार में वृद्धि हुई। यानी जो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती थी उसको उसके द्वारा भेजे जाने लगा। तो इस टेक्नोलॉजी से क्या है, व्यापार के अंदर एक नई क्रांति शुरू हो जाती। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में उपलब्धता पर सुधार आ गया, यानी बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाए। आज किसी की डिमांड है भोजन की, मान लो किसी को भेड़ का मांस चाहिए और तो उसको पहले लाने में 1 महीना लगता था, अब 5 दिन के अंदर वो चीज़ उनको उपलब्ध हो जाती थी। ठीक है, नई टेक्निक के कारण यूरोप में गरीबी, मांस, मक्खन और जैसे अंडे जैसी विकल्पों खुले मिलने के, जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ। यानी ये चीज़ें सस्ती मिलने लगी और आसानी से मिलने लगी, तो इसका क्या आता है, जीवन में सुधार आने लगा। सामाजिक राजनीति में स्थिरता आई, जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ देशों में शांति स्थापित हुई और साम्राज्यवाद में समर्थक में वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये था अपना टेक्निक के ऊपर। टेक्नोलॉजी पर आता है तो ये पॉइंट आपको बना के लिखे आने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अपना है 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद। ठीक है, तो उपनिवेशवाद की परिभाषा दे रखी है। उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक ताकतवर देश किसी कमज़ोर देश पर कब्जा कर लेता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। वहाँ की ज़मीन,
संसाधन और लोगों पर नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, यानी एक ताकतवर देश द्वारा किसी कमज़ोर देश पर कब्जा करना उपनिवेशवाद कहलाता है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत पर शासन करना, ये उपनिवेशवाद का एक प्रमुख उदाहरण था। 19वीं सदी के अंदर क्या होता है, व्यापार और बाजार में वृद्धि होती है, यानी व्यापार बढ़ता है, बाजार बढ़ने लगते हैं। इससे क्या है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है। टेक्नोलॉजी से क्या है, लोगों की आजीविका के साधन छीनने लगते हैं। यानी पहले क्या होता था, लोग मेहनत करते थे, अब क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई। जैसे मान लो गड्ढा खोदना है तो जेसीबी क्या करेगी, 10 लोगों का काम वो अकेले कर देगी, तो 9 लोग बेरोजगार हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, उसके साधन है वो छीनने लगे। इससे क्या है, यूरोपीय देशों में लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने से क्या है, ये दूसरे देशों में जाने लगते हैं, और दूसरे देशों पर जाने पर क्या है, वहाँ को संसाधन देखते हुए वहाँ पर उपनिवेश बनाने लग जाते हैं। ठीक है, और 1885 की ये घटना हो जाती है, जिसके कारण यूरोप को अफ्रीका को पुट्टा या स्केल रख के सीधे सीधे लाइनों में बंटवारा करके इसके अंदर अपना अपना भाग पर कब्जा करके उपनिवेशवाद बना लेते हैं। ये एक शॉर्ट पॉइंट है कि क्या क्या होता है। व्यापार में वृद्धि होती है, व्यापार बढ़ने में वृद्धि होती है, जिससे टेक्नोलॉजी में वृद्धि होती है। टेक्नोलॉजी से लोगों की जीविका है या जो बहुत कमाने का साधन है वो छिन जाता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगार होते हैं तो वो दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं। दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे संसाधन हैं और उनको रहने में इंटरेस्ट आता है, आज़ादी फील होती है, तो वो वहीं बस जाते हैं और वहाँ पर क्या कर लेते हैं, उन लोगों पर कब्जा कर लेते हैं दूसरे। 1885 के अंदर बर्लिन में यूरोपीय शक्तियाँ द्वारा अफ्रीका पर सीधा पुट्टा रख के उसको बंटवारा कर लेते हैं। ये अफ्रीका का एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो कैसे लिखेंगे। परिभाषा अपन ने देख ली, अब देखो इस पर लिखना क्या, आपको पहले परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में 19वीं सदी में आखिर के दशकों में तकनीक का विकास हुआ, तकनीक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, व्यापार और बाजार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस बढ़ते व्यापार और साथ ही कई क्षेत्रों में लोगों को स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छीनने लगते हैं। वो जो पॉइंट बताएं वही है। यूरोप के देशों की विजय से अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण में बदलाव आने लगते हैं। और ये जो प्रमुख घटना है 1885 की, इसके अंदर क्या है, उपनिवेशवाद हो जाता है पूरा अफ्रीका का। ठीक है, तो उपनिवेशवाद के अंदर ये लिखता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कम ही आता है, ज़्यादातर परिभाषा ही पूछ। तो ब्रिटेन और फ्रांस ये तो ऑलरेडी उपनिवेश बना रखे थे भारत देशों को, लेकिन अब क्या है, वो अपना क्षेत्र फैला रहे हैं। जबकि बेल्जियम है, जर्मनी, ये नए नए क्षेत्र के रूप में उभर कर आए, ये नई शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे, ये भी दूसरे देशों पर कब्जा कर रहे थे। 1890 दशक में अमेरिका ने भी कुछ पूर्व स्पेनिश, जो पहले स्पेनिश था, 19वीं सदी में पड़ा था, स्पेनिश ने आक्रमण करके बहुत सारे देशों पर कब्जा कर लिया था। अब उन कब्जों पर क्या है, अमेरिका अपना हक जमाने लग गई थी। ठीक है, इन उपनिवेशवाद गतिविधियों से प्रभाव औपनिवेशिकता, सामाजिक अर्थव्यवस्था और लोगों की रोजी रोटी छिन गई। तो ये हो गया अपना मेन पॉइंट। अगला पॉइंट अपना रहेगा रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। तो रिंडरपेस्ट क्या है, रिंडरपेस्ट जानवरों में फैलने वाला एक रोग है, इसे क्या कहते हैं, मवेशी प्लेग भी कहते हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया था वो अफ्रीका को किया था। वहाँ पर 90% पशु है वो इस बीमारी से मर जाते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को समझने से पहले, रिंडरपेस्ट को जानने से पहले, एक बार कि रेंडरपेस्ट की वजह से अफ्रीका पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो 1885 में बर्लिन क्या करते हैं, बर्लिन के अंदर यूरोपीय जो शक्तियाँ इकट्ठी होती है और अफ्रीका का बंटवारा कर लेती है। ठीक है, यानी जो अफ्रीका देश है उसको सीधी पुट्टा रखिए, स्केल रखिए और अपने छोटे छोटे भागों में बांट के इस पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, यूरोपीय लोग यानी उपनिवेशवाद इसको बना लेते हैं। अफ्रीका यूरोप का उपनिवेशवाद हो गया था। अफ्रीका के लोग क्या करते थे, पशु पालते थे, उनको पशु पालने में इंटरेस्ट आता था और उनकी वो रोजी रोटी पशु ही थे। जबकि यूरोपीय लोग क्या चाहते थे कि ये मजदूरी करे, ना कि पशु पाले, अपनी मजदूरी करे, और मजदूरी वो करना नहीं चाहते थे। तो यूरोपीय लोग क्या करते हैं, उसको पशुओं को हटाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर एक बीमारी फैलाते हैं। अफ्रीका के लोग वेतन पर काम करना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो 1890 के दशकों पशुओं में क्या है, रिंडर नामक एक बीमारी फैलती है, जिसके कारण 90% पशु है वो मर जाते हैं। लोग बेरोजगार हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, मजबूरन वो वेतन पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। यानी देखो 1885 के अंदर क्या होता है, बर्लिन में एक सम्मेलन होता है और यहाँ पर क्या करते हैं, अफ्रीका को बांट लेते हैं यूरोपीय लोग। ठीक है, यूरोपीय देश होते हैं वो उसको उपनिवेशवाद बना लेते हैं। वहाँ पर आके देखते हैं कि जो अफ्रीका के लोग हैं वो पशु पालने में इंटरेस्टेड है, पशु पालते हैं, बाकी दूसरी चीज़ों में इनको इंटरेस्ट नहीं है। जबकि यूरोपीय लोग चाहते थे कि वो यहाँ पर खनिज है, उद्योग है, इनमें लोग मजदूरी करें, लेकिन वो मजदूरी करना नहीं चाहते थे। ठीक है, वेतन पर काम करना उनको नहीं था। अब क्या होता है
कि जो यूरोपीय शक्ति, ये जो यूरोपीय लोग हैं शुरू से फूट डालो राज करो, ये राजनीति रही इनकी। उन्होंने क्या करते हैं, एक एशिया से एक बीमारी लेके जाते हैं रेंडरपेस्ट, ठीक है, और वो 1890 के अंदर फैल जाती है अफ्रीका में, और यहाँ पर 90% है जो पशु है वो मर जाते हैं, जिससे क्या है उनके पास रोजी रोटी के साधन नहीं रहते हैं, लोग बेरोजगार हो जाते हैं और मजबूरी में क्या होते हैं वो वेतन पर काम करने लग जाते हैं। ये एक सिंपल सी घटना है। अब इसी को अपन देख सकते कैसे लिखना है रेंडरपेस्ट के बारे में, ठीक है। तो रेंडरपेस्ट क्या है, जानवरों में फैलने वाला रोग है, उसको मवेशी प्लेग भी बोलते हैं। रेंडरपेस्ट एक अत्यधिक संक्रामक और खतरनाक बीमारी थी जिसे मवेशी प्लेग भी कहते हैं, जो मुख्य रूप से गाय, भैंस और अन्य जुगाली करने वाले जानवरों में फैलती थी। इस बीमारी में से जानवर की मृत्यु हो जाती थी, यानी जानवरों में फैलने वाला रोग था। अफ्रीका में 1890 के दशक में रेंडरपेस्ट की बीमारी निम्नलिखित में प्रभाव पड़े। अब इस बीमारी से क्या क्या प्रभाव पड़े, देखो प्रकोप हो गया इसका सबसे पहले तो, ठीक है। कब आया था प्रकोप इसका, 1890 के दशक में आया था। अब प्रभाव क्या पड़ा, बीमारी से ज़्यादातर जानवर हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा उसमें उपनिवेशवाद हो जाता है, दूसरे जो यूरोपीय देश है वो इस पर कब्जा कर लेते हैं। इसके अलावा मवेशियों को नुकसान हो जाता है, 90% जो मवेशी है वो मर जाते हैं। मवेशियों में नुकसान हो जाता है, 90% मवेशी है वो ख़त्म हो जाते हैं, और यहाँ पर शोषण है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। उनका अफ्रीका के लोगों का शोषण शुरू हो जाता है इस बीमारी के कारण। वो ईयर पॉइंट दोबारा रिपीट हो गया है, ठीक है। अभी बीमारी से क्या फ़र्क पड़ता है कि जो उपनिवेशवाद है वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति से बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और वो मजबूरन वेतन पर मजदूरी करने लग जाते हैं, जबकि वो स्वतंत्र रहते थे पहले और सिर्फ और सिर्फ पशुओं पर ही आधारित।